हम बात करने वाले हैं एस फेज की, है ना। तो ये हमारा सेल है जिसमें ये G1, ये है S और ये है G2। अब हम बात करेंगे एस फेज की। अब एस फेज में क्या क्या होता है। एस फेज में कल भी हमने बात की थी कि यहां पर होता है डीएनए डबल, ठीक है। तो डीएनए को सबसे फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे, डीएनए होगा डबल। डीएनए के डबल होने के बाद इसमें क्या क्या कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट होता है डीएनए, तो डीएनए के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो दिस अकर कहां पर, दिस अकर इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ तो होगा, लेकिन न्यूक्लियस के साथ किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। तो एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो अब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर रहे हैं। अब इससे एक बात और हम समझ में आती है कि न्यूक्लियस पढ़ते समय हमने एक वर्ड का नाम लिया था, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। एट इक्वल ऑफ स्पिंडल फाइबर, है ना। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये स्पिंडल फाइबर के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे पता चलेगा कि इक्वल होते हैं, बिफोर एनाफेज, यानी कि एक क्रोमोसोम में ये एक हमारा क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के एक मिडिल दोनों साइड काइनेटोकोर से एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से और एक यहाँ से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम से दो स्पिंडल, कितने स्पिंडल फाइबर हैं, तो जो भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उस डबल कितने हो गए हमारे 92 स्पिंडल फाइबर के बारे में हम। इसमें हम क्या देखते हैं कि एनाफेज में क्या चेंजेस होने वाले हैं। एनाफेज में ये चेंजेस होंगे कि मान लेते हैं कि ये मेरा पहले क्या था कि कुछ इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम्स था, है ना, और ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है। ये सेंट्रोमियर, इसमें अगर ये G1 फेज को देखो, इसमें भी हम G1 G2 में क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। जैसे G1 फेज में हमारा ये जो क्रोमोसोम्स था उसमें कितने क्रोमैटिड्स थे, एक ही। ये कितने क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम में इसमें हम कुछ जीन बना लेते हैं, जैसे A और B बना लिया, ठीक है। तो ये A जीन है और हमारा ये B जीन है, लेकिन हमें कितने क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। लेकिन अगर 1 दिखाई दे रहा है तो G2S फेज के बाद डबल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से डबल हो जाते हैं, है ना। मैं कुछ इसे ऐसा बना लेता हूं, यानी कि ये जो मिडिल वाला पार्ट है एक्चुअली में ये क्या है, हमारा सेंट्रोमियर। यानी कि इस पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर दो क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हैं, क्रोमैटिड्स। अगर ये क्रोमैटिड्स हैं तो इन्हें हम कौन सा क्रोमैटिड्स कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो कितने सिस्टर क्रोमैटिड बन गए यहां पर, 2। यानी कि एस फेज के बाद जब हम ये G2 फेज में जाते हैं, जब हम G2 फेज में जाते हैं अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करने के बाद, तो यहां पर जीन कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या क्या लिया था, A B, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, A B A एंड B, ठीक है। तो ये जब हम सिस्टर क्रोमैटिड यहां पर हमने डबल कर लिए। ये वाला फेज कौन सा, G2 फेज के बाद
ये फेज क्रोमोसोम्स अभी तक ऐसे ही थे, लेकिन एनाफेज में पहुंचने के बाद ये जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ये 20 से इन्हें 2 पार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक सिस्टर क्रोमैटिड ये और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड ये, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एनाफेज में क्रोमोसोम को 2 पार्ट से डिवाइड करके और अलग अलग एक और क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाते हैं। अलग अलग क्रोमोसोम्स का मतलब है ये होते हैं फ्यूचर क्रोमैटिड्स, या सॉरी फ्यूचर क्रोमोसोम। तो फ्यूचर क्रोमोसोम्स के बारे में हमने क्यों कहा, जैसे मैं एक और बनाता हूं अलग से कि ये मेरा क्या था, कुछ इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये मेरा क्या है, एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में ये मेरे क्या हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अब ये सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं, इस सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये, और ऊपर से काइनेटोकोर। तो 2 काइनेटोकोर हमने यहां पर बना लिए। अब 2 काइनेटोकोर के ऊपर क्या कनेक्टेड हैं, स्पिंडल फाइबर, है ना। अब ये सेंट्रोमियर, ये काइनेटोकोर। अब इस काइनेटोकोर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये काइनेटोकोर्स के भी 2 पार्ट हो जाएंगे और 20 से इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर है इसी को हम क्या करते हैं, तो इसी से ये दोनों तरफ एक दूसरे को पुल करेंगे। जैसे ही पुल करेंगे तो ये जो क्रोमोसोम से 20 से 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो सेंट्रोमियर जो है वो कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, 2 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाता है और ये एक नया शेप ले लेते हैं और ये कहां पर जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। तो जब ध्यान से देखो तो ये ऊपर की तरफ हो, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इसके शेप चेंज हो जाएंगे या नहीं। हाँ, तो जब शेप चेंज होने की बात कर रहा हूं मैं, तो ये किस तरीके से हमें दिखने लगेंगे, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो, ये शेप चेंज होने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे कि ये एक अलग पार्ट हो गया और दूसरा अलग हो गया। यहां से एक स्पिंडल फाइबर यहां से कनेक्टेड है और ये अलग से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस सेंट्रोमियर की जब हम बात करें कि सेंट्रोमियर में हमने 2 पार्ट हमने कर दिए। अब ये तो काइनेटोकोर से कनेक्टेड था, तो ये किस तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया और ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आया। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स जो हैं इनके पहले हमारे क्या थे, क्रोमोसोम्स थे, अब हम क्रोमैटिड्स थे। अब इन्हें हम क्या कहेंगे, ये है हमारे फ्यूचर क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये फ्यूचर क्रोमोसोम्स हैं। अब फ्यूचर क्रोमोसोम क्या करते हैं, 2 अलग अलग, क्योंकि स्टार्टिंग में क्रोमोसोम कैसा था, कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा था। अगर स्टार्टिंग में जैसा फंक्शन दिखाई दे रहा था, तो इसमें जब हम नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं, नेक्स्ट फेज में एंटर करेंगे, तो इस सेल में हम क्या देख रहे हैं, ये सेल कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स इस शेप को ले लेते हैं। यहां से स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ अलग से शेप नहीं दिखाई दे रहा, ये शेप है जब हम किसी भी धागे से अपने क्रोमोसोम, किसी धागे के क्या मतलब है, यहां पर मैं बात करूं स्पिंडल फाइबर की, स्पिंडल फाइबर जब दोनों क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर से खींचता है, सेंट्रोमियर की हेल्प से, और उसका जो सेंट्रोसोम है यहां से कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब काइनेटोकोर से तो हमारे स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। अगर काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड हैं तो इसको हम क्या नाम देने वाले हैं, देखो यहां से जैसे ही अलग अलग हो गए तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 पार्ट में। तो तुम्हें इसके शेप अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या, यानी कि यहां पर 46 क्रोमोसोम्स थे, तो वही 46 क्रोमोसोम्स कैसे हुए, तो 46 ऊपर और अब 46 नीचे हो गए।
46 ऊपर और 46 नीचे। तो इसी की तरह से अगर 46 क्रोमोसोम्स में ऊपर की तरफ भी 46 और नीचे की तरफ 46, तो कितने हो गए? 92 हो गया। लेकिन जब हम 92 देख रहे हैं, इसका मतलब ये 46 से भी डिवाइड होकर 46 में जा रहा है और 46 से, यानी कि ये किस तरीके का डिवीजन है? तो इसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। कि जो म्यूटेशन है वो किस तरीके से यहाँ पर होता है, यानी कि जो म्यूटेशन होने वाले होते हैं हमारे पूरे सेल साइकिल के बारे में हम बात करें तो म्यूटेशन कहाँ होंगे? G1 फेज में ही होते हैं। अब G1 फेज के में अब एक बात हमें ये बताएं कि G1 फेज को कंप्लीट होने के बाद G1 फेज के जस्ट बाद क्या होता है? तो G1 फेज के कंप्लीट होने के जस्ट बाद तीन चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? या तो सेल साइकिल हमारी कंटिन्यू रहे, ठीक है, पहला सेल साइकिल कंटिन्यू रहे और कहां पर एंटर कर जाए? एस फेज में। एस फेज में इसका मतलब सेल साइकिल स्मूथली चल रही है और सेल डिवीजन में होने वाले कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आए हैं। लेकिन दूसरा पार्ट है कि सेल इन कंटिन्यू ना हो, है ना, कंटिन्यू ना हो, इसका मतलब वो एक परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाए। और तीसरा पार्ट क्या होता है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वो सेल साइकिल से ही एग्जिट हो जाए और कहां पर एंटर हो जाए? G0 फेज में। तो चलो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि तीन पार्ट हमने देखे G1 फेज के बारे में। तो जो G1 फेज में है तीन फेजेस हो सकते हैं। तीन फेजेस कौन कौन से? सबसे फर्स्ट सेल साइकिल कंटिन्यू हो, सेल साइकिल कंटिन्यू, ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी तो क्या होगा? नॉट कंटिन्यू। सॉरी, सॉरी, हाँ, तो नॉट कंटिन्यू सेल साइकिल, और नॉट कंटिन्यू होगी तो इट बिकम्स परमानेंट। क्योंकि एक बात बताओ मुझे कि अगर सेल साइकिल में हर बार हम ये देखते हैं कि हर एक सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होती जाए, या ऐसे मैं कहूं एक एग्जाम्पल के रूप में कि मेरी हाइट है, ठीक है, और हाइट को बढ़ाने के लिए जो भी सेल रिस्पॉन्सिबल हैं वो सेल अगर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाए तो मेरी हाइट कितनी बढ़ जाएगी? यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि वो एक टाइम के बाद उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है और डिवीजन स्टॉप होने की वजह से फिर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी हाइट के बारे में मैंने एग्जांपल लिया, अगर मेरी हाइट कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन की वजह से बढ़ती रही तो कितना बढ़ेगी? मैं कितना बड़ा हो सकता हूँ? 2 फुट, 4 फुट और बड़ा, या फिर 10, 50, 100? इतना फीट तो हम जा नहीं सकते। यानी कि हम एक लिमिटेड पार्ट में ही रहते हैं, यानी कि 5 फीट, 6 फीट, 7, मैक्सिमम 7 होता है आजकल तो, ठीक है। पहले होते थे जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती थी। तो परमानेंट का मतलब है कि सेल साइकिल अब यहाँ पर क्या हो गई है? परमानेंट हो गई, यानी कि सेल एक परमानेंट पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देन थर्ड पार्ट होता है, या तो हमने क्या कहा, कंटिन्यू रहे, या तो डिसकंटिन्यू हो जाए, या डिसकंटिन्यू मींस यहां पर परमानेंट सेल साइकिल के बारे में बात हो रही है। और थर्ड पार्ट हम कहते हैं एग्जिट सेल साइकिल। तो सेल साइकिल से हम एग्जिट हो जाएं और एंटर कर जाएं किस फेज में? एंटर कर जाएं, एंटर इन G0 फेज में। तो G0 फेज के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। G0 फेज एक ऐसा फेज होता है जहां पर हम कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं।
इसे हम क्वीसेंट फेज भी कहते हैं। इस क्वीसेंट के फेज की वजह से ही कई बार सेल थोड़ी कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है एंड दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्चुअली में एस फेज के सारे पार्ट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव करेंगे G1 फेज के बाद। ये पूरा क्या है? G1 फेज। देखो